हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू नॉलेज है आप फ्रेंड वाली। आज हम समझेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण को। यदि हम यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण को देखें तो 18वीं शताब्दी के मध्य में जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड आज के जो हम नक्शे में देखते हैं वैसे नहीं थे। ये डचों, राजतंत्र और कैंटनों में बटे हुए थे। यहाँ के जो लोग थे वह अलग अलग भाषा बोलते थे, इसलिए इन लोगों में भाषाई एकता भी नहीं थी। साथ ही साथ यहाँ के लोग किसी संस्कृति को साझा भी नहीं करते थे, इसलिए इनमें सांस्कृतिक एकता भी नहीं थी। इनमें राजनीतिक एकता का जो कारण था वह था राजा के प्रति निष्ठा, और इसी कारण क्या था, इन लोगों में राजनीतिक एकता बनी हुई थी। यदि हम देखें कि यूरोप में कैसे कुलीन वर्ग इस प्रकार से काफ़ी बहुत संपन्न था, तो कुलीन वर्ग से तात्पर्य है ऐसा वर्ग जो क्या करता था, जो कि यूरोप का काफ़ी शक्तिशाली वर्ग था, और यह वर्ग गाँवों में जो ज़मीन जायदाद थी उसका मालिक हुआ करता था। साथ ही साथ शहरों में जो हवेली हुआ करती थी उनका मालिक हुआ करता था, और ये काफ़ी संपन्न वर्ग हुआ करते थे। ये जो लोग थे ये ज़मीन जायदाद के मालिक हुआ करते थे। साथ ही साथ हम देखें तो धीरे धीरे यूरोप में औद्योगिक क्रांति भी प्रारंभ हो गई थी। जब औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो गई तो एक नया वर्ग, श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग का आगमन हुआ। इस श्रमिक और मध्यम वर्ग की हम बात करें तो धीरे धीरे क्या हुआ, फिर इनके बढ़ने से जो कुलीन वर्ग है इनके जो विशेषाधिकार थे जन्म से उन्हें समाप्त कर दिए गए। और फिर जो कुलीन वर्ग समाप्त होने से जो शिक्षित और उदारवादी मध्यम वर्ग था, ये धीरे धीरे क्या हुआ, इनमें राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है वह आगे बढ़ी। यदि हम यूरोप में उदारवादी राष्ट्रवाद को समझें तो उदारवादी का मतलब होता है आज़ादी। जो उदारवादी मध्यम वर्ग थे वह चाहते थे कि कानून के समक्ष सभी क्या हो, बराबर हो, और समानता का अधिकार उन्हें मिले। साथ ही साथ वे ये भी चाहते थे कि जो सरकार बने वह भी क्या हो, जनता के सहयोग से, लोगों के सहयोग से बने। तो इस प्रकार से जो उदारवादी राष्ट्रवाद था वह आज़ादी, समानता और सरकार क्या होना चाहिए, जनता के सहयोग से बने, इस प्रकार की विचारधारा इनके पास थी। लेकिन जैसे ही 1815 में क्या हुआ, नेपोलियन की हार हो गई। नेपोलियन की हार के बाद क्या हुआ, रूढ़िवादी परंपरा यूरोप में देखने को मिलती है, और इसी रूढ़िवादी परंपरा को हम यूरोपीय सरकार जो उस समय की थी उसमें हम देख सकते थे, इसका प्रभाव हम देख सकते थे। रूढ़िवादी परंपरा के तहत लोगों की मानसिकता थी कि जो सामाजिक परंपराएं हैं, राजतंत्र है, चर्च है, सामाजिक ऊंच नीच है, संपत्ति का अधिकार है, ये सब बने रहना चाहिए, ये सब रूढ़िवादी परंपराएं बनी रहनी चाहिए। इसके बाद साथ ही साथ जो नेपोलियन की हार हुई उसके बाद फिर जो यूरोपियन देश थे इन लोगों में वीना की संधि भी हुई ऑस्ट्रिया में। और फिर इसके बाद क्या हुआ, जो रूढ़िवादी परंपरा चली, क्योंकि लोग जो पुराना राजतंत्र था नेपोलियन से पहले वो अब नहीं नहीं चाहते थे। फिर हम देखें तो फिर एक क्रांतिकारी ग्रुप भी आगे आया, है ना। जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी वो धीरे धीरे चलती रही। इस प्रकार से हम देखें तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद था वह धीरे धीरे कई फैक्टर्स से होकर गुजरा। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपको इस चैनल पर A to Z सारे वीडियोस मिल जाएंगे, चाहे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हो, चाहे पॉलिटी के हो, या हिंदी के हो, जियोग्राफी के हो। सारे वीडियोस आपको A to Z यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर